मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी के आखिरी चंद घंटों का जिक्र करूंगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल तनी वॉइस को। 26 दिसंबर 2007 की रात जब बेनज़ीर भुट्टो एक लॉन्ग ड्राइव के बाद इस्लामाबाद के जरदारी हाउस पहुंची तो वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन आईएसआई के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज का पैगाम उन तक पहुंचा था कि वो एक अहम काम के लिए उनसे मिलना चाहते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने फैसला किया कि वो 2 घंटे सोएंगी और रात गए नदीम ताज से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात रात 2:30 बजे हुई। नदीम ताज ने उन्हें बताया कि इस दिन कोई उन्हें कत्ल करने की कोशिश करेगा। आईएसआई के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज को अपने ज़राए से इतना यकीन था कि वो खुद रात देर से बेनज़ीर की इस्लामाबाद रिहाइशगाह पहुंची थी। येनेट जोन्स अपनी किताब दी भुट्टो डायनेस्टी दी स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान में लिखते हैं, ये सुनते ही बेनज़ीर को शौबा हुआ कि जनरल ताज कहीं उन पर अपने प्रोग्राम को मनसूख करने के लिए दबाव तो नहीं डाल रहे। उन्होंने जनरल ताज से कहा, अगर आप इन खुदकुश बमबारों के बारे में जानते हैं तो आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते। ताज का जवाब था कि ये नामुमकिन है, क्योंकि उससे उनके वसाइल का राज अफशा हो जाएगा। इस पर बेनज़ीर ने कहा कि आप मेरी सिक्योरिटी में इजाफा करें। आप न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे लोगों की हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। आईएसआई के सरबराह ने वादा किया था कि वो उसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। नाज़रीन, बेनज़ीर जब जनरल ताज से मिल रही थी, उनके कातिल उनके कत्ल की हातमी तैयारी कर रहे थे। येनेट जोन लिखते हैं, आधी रात के बाद तालिबान हैंडलर नसरुल्लाह 15 साल के 2 बच्चों बिलाल और इकरामुल्लाह के साथ रावलपिंडी पहुंच चुका था। इस दौरान तालिबान के 2 दूसरे अरकान हसनैन गुल और रफ़ाकत हुसैन रावलपिंडी के लियाकत बाग का मुआयना कर आए थे, जहां बेनज़ीर भुट्टो को शाम को जलसे से खिताब करना था। उस वक्त पुलिस पार्क के तीनों गेट पर मेटल डिटेक्टर लगा रही थी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मंसूबा ये था कि जब बेनज़ीर पर हमला किया जाएगा जब वो जलसे से वापस आ रही होंगी। ये दोनों अफराद वहाँ से मुकम्मल तौर पर मुतमिन होकर वापस आए और बिलाल को कुछ कारतूसों के साथ पिस्तौल और इकरामुल्लाह को एक हैंड ग्रेनेड दिया। हसनैन ने बिलाल को मशवरा दिया कि ट्रेनर के जूतों के बजाय कुछ और पहने, क्योंकि अफवाज को ये सिखाया जाता है कि जिहादी ट्रेनर जूते पहनते हैं और वो उन्हें शोबे में पकड़ सकते हैं। बिलाल ने मशवरे के बाद जूतों की जगह चप्पल पहन ली। नमाज पढ़ने के बाद हसनैन बिलाल को उस गेट तक ले गए जो उनके ख्याल में बेनज़ीर इस्तेमाल करने वाली थी। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी कमीशन के सरबराह और बाद में गेटिंग अवे विद मर्डर नामी किताब लिखने वाले हेराल्डो सेनोज लिखते हैं, 27 दिसंबर की सुबह बेनज़ीर सुबह 8:30 बजे बेदार हुई। 9 बजे उन्होंने नाश्ता किया। 2.5 घंटे बाद वो अमीन फ़हीम और पीपल पार्टी के साबिक सेनेटर के साथ अफ़गान सदर हामिद करज़ई से मिलने गईं। करज़ई इस्लामाबाद के सरीना होटल की 4थी मंजिल पर ठहरे हुए थे। 1 बजे वो जरदारी हाउस वापस आई
और उन्होंने खाना खाया और शाम को अपने साथियों के साथ लियाकत बाग में दी जाने वाली तकरीर को आत्मी शक्ल दी। दोपहर को बेनज़ीर गाड़ियों के काफिले में लियाकत बाग के लिए रवाना हो गईं। इस काफिले में सबसे आगे टोयोटा लैंड क्रूज़र में पीपल पार्टी के सिक्योरिटी के सरबराह फायर कैरा थे। उनके बिल्कुल पीछे बेनज़ीर की सफ़ेद रंग की लैंड क्रूज़र थी और दोनों तरफ कैरा की 2 गाड़ियां चल रही थी। इन गाड़ियों के पीछे जरदारी हाउस के 2 टोयोटा गो पिक अप ट्रक चल रहे थे। इनके पीछे जरदारी हाउस की स्याह मर्सिडीज थी जो बुलेट प्रूफ थी और ज़रूरत के मुताबिक बेनज़ीर से बैकअप गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल करती थी। बेनज़ीर की कार में सामने वाली सीट पर उनके ड्राइवर अब्दुल रहमान और दाएं जानिब सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस मेजर इम्तियाज़ हुसैन बैठे थे। दरमियानी नशिस्त पर बाएं तरफ पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा मखदूम अमीन फ़हीम, वसत में बेनज़ीर और दाएं जानिब बेनज़ीर की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान बैठी थी। 2:15 पे बेनज़ीर का काफिला फैज़ाबाद जंक्शन पहुंचा, जहां से उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर आ गई। 2:56 पे बेनज़ीर का काफिला दाएं मुड़कर मर्री रोड से लियाकत रोड मोड़ पर आया और लियाकत बाग के वीआईपी पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त बेनज़ीर खड़ी हुई और उनकी लैंड क्रूज़र की छत से उनका चेहरा ज़ाहिर हुआ। वो लोगों की तरफ हाथ हिला रही थी और उनकी गाड़ी लियाकत रोड पर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। बेनज़ीर की हिफाजत करने वाले लोगों ने एक बार भी उन्हें नहीं रोका कि आपका यूं ही खड़ा रहना सिक्योरिटी के लिए रिस्क है। बेनज़ीर की हीरा लाडो अपनी किताब में लिखते हैं, 3:16 पर बेनज़ीर के काफिले को 5 से 6 मिनट तक पार्किंग एरिया के अंदर वाले गेट पर रुकना पड़ा, क्योंकि पुलिस के पास गेट खोलने की चाबी नहीं थी। इस दौरान बेनज़ीर मुकम्मल तौर पर गैर महफूज अपनी गाड़ी पर खड़ी रहीं और उनका चेहरा स्केप हेज के बाहर नज़र आता रहा। नाज़रीन, इसके बाद बेनज़ीर ने तकरीबन 10,000 लोगों के सामने आधे घंटे तक तकरीर की। इस दौरान उन्होंने 7 बार अपने वालिद का नाम लिया। तकरीर ख़त्म होते ही पूरा इलाका बेनज़ीर जिंदाबाद और बेनज़ीर वज़ीर आज़म के नारों से गूंज उठा। तकरीर के बाद बेनज़ीर अपनी गाड़ी में बैठ गईं। उनकी कार काफ़ी देर तक रुकी रही, क्योंकि उनके हामियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। भीड़ को देखकर बेनज़ीर खड़ी हो गई और उनके इमरजेंसी से उनके सर और कंधे नज़र आने लगे। उस वक्त 5:10 हुए थे। जेनेट जोन्स लिखते हैं, सुबह से इंतज़ार करने वाले बिलाल को महसूस हुआ कि इसका वक्त आ गया है। वो पहले बेनज़ीर की गाड़ी के सामने गया और फिर उसके बगल में पहुंचे।
जहां कम लोग थे। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और बेनज़ीर के सर का निशाना लिया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बिलाल को रोकने की कोशिश की, चूंकि वो थोड़ी दूरी पर था, लिहाजा वो सिर्फ उसके बाजू को छू सका था। बिलाल ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में 3 फायर किए। तीसरी गोली के चलते ही बेनज़ीर के हेड के नीचे पत्थर की तरह अपनी गाड़ी की सीट पर गिर पड़ी। जो ही वो नीचे गिरी, बिलाल ने खुद को बम भी फोड़ दिया। जबकि हेराल्डो लिखते हैं, नाहिद खान जो बेनज़ीर के दाएं तरफ बैठी थी, उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही उन्होंने 3 गोलियों की आवाज़ सुनी, बेनज़ीर नीचे गिरी और उनके सर का दायां हिस्सा उनकी गोद में गिरा। उनके सर और कान से तेजी से खून बह रहा था और उनके खून से मेरे सारे कपड़े तर हो गए। मखदूम अमीन फ़हीम, जो बेनज़ीर के बाएं तरफ बैठे थे, उन्होंने बताया कि जब बेनज़ीर गिरी तो उनके जिस्म में जिंदगी की कोई अलामत नहीं थी। उनकी गाड़ी में किसी और को कोई शदीद चोट नहीं आई थी। वहाँ एक भी एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। बम धमाके के वजह से बेनज़ीर की कार के चारों टायर फट गए थे। ड्राइवर कार लोहे की रिम पर चलाते हुए उसे रावलपिंडी जनरल अस्पताल की तरफ ले गया। लियाकत रोड पर 300 मीटर चलने के बाद उसने इसी हालत में कार को बाएं तरफ मोड़ दिया। कार उसी हालत में कुछ किलोमीटर तक चलती रही। एक जगह जब लैंड क्रूज़र ने यू टर्न लेना चाहा तो वो रुक गई और आगे नहीं बढ़ सकी। जय वाक़या पर मौजूद वो कमांडो गाड़ियों ने बेनज़ीर की गाड़ी के पीछे चलने की कोशिश की, लेकिन वो आगे की लाशों और ज़ख्मी अफराद की वजह से आगे नहीं बढ़ सके। जब खान ने येलेन जोन्स को बताया, नाहिद खान ने जेनेट जोन्स को बताया, हमारे सामने बेनज़ीर को टैक्सी में अस्पताल ले जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। पुलिस को कुछ पता नहीं था कि हम टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे कि 2 या 3 मिनट में एक जीप आके रुकी। जब हम बेनज़ीर को उस जीप में अस्पताल ले गए, वो जीप बेनज़ीर के तर्जमान श्री रहमान की थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो सब हमले के 34 मिनट बाद अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के फौरन बाद बेनज़ीर को स्ट्रेचर पर पार्किंग एरिया के अंदर ले जाया गया। उनकी न तो नब्ज़ चल रही थी और न ही वो सांस ले रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां एक जगह ठहरी हुई थीं। उनके सर से मुसलसल खून निकल रहा था। मौत के मुकम्मल शवाहिद के बावजूद डॉक्टर साइदा यास्मीन ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की।
थोड़ी देर में डॉक्टर औरंगजेब खान भी उनकी मदद को पहुंचे। 1 मिनट के अंदर उनके गले में एक ट्यूब डाली गई। 5:50 पर अस्पताल के सीनियर फिजिशियन प्रोफेसर मुसद्दिक खान ने वहां पहुंचकर चार्ज संभाल लिया। बेनज़ीर की नाक और कान से खून बह रहा था। हमले के बाद 50 मिनट बाद 6 बजने से कुछ मिनट पहले डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले गए। प्रोफेसर मुसद्दिक खान ने उनका सीना चाक किया, उनके दिल की अपने हाथों से मालिश करने लगे, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं हुई। 6:16 पर बेबी बेनज़ीर को मुर्दा करार दिया गया। यूं बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गईं।